कल्पना और कल्पना दो सगी बहनें थी। अल्पना की शादी अमीर घर में हुई थी और कल्पना की शादी गरीब घर में। ठंड का मौसम था। मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। आसमान में छाए घने कोहरे और तेज बर्फबारी ने गरीब कल्पना की मुश्किलें बढ़ा दी थी। उफ, कितनी बर्फबारी हो रही है। सुबह के 7 बज गए लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी रात हो। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में बंटी के पापा काम पर कैसे जाएंगे? कल्पना के पति राघव एक ऑटो रिक्शा चलाते थे। ठंड के मौसम में दिन में भी रात जैसे हालात थे। ऐसे में ऑटो चलाना उनके लिए काफी मुश्किल होता था। ऊपर से ठंड के कारण सवारियां भी नहीं मिलती थी। उस दिन कल्पना का मन बहुत घबरा रहा था। उसने देखा कि राघव काम पर निकलने के लिए तैयार हो रहा था। बंटी के बाबा, आज काम पर मत जाइए, बाहर बहुत ठंड है, बर्फबारी हो रही है, क्या पता कोई सवारी भी मिले या ना मिले। कल्पना, ठंड के मौसम में ये सब तो होता ही रहेगा। इस तरह काम छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा तो हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी? अच्छा, अब मैं काम पर निकलता हूँ। राघव अपना ऑटो रिक्शा लेकर सवारी की तलाश में निकल पड़ता है। कल्पना के 6 साल के बेटे बंटी की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। बंटी अभी सो रहा था। कल्पना उसे जगाती है। बंटी, बंटी उठ जा बेटे, सुबह हो गई है। माँ, अभी तो रात ही है, सूरज तो निकला ही नहीं। बेटे, कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। तू उठ जा, देख तेरे बाबा भी काम पर निकल चुके हैं। तू भी तैयार होकर पढ़ाई करने बैठ जा। कल्पना बंटी से बातें कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कल्पना ने देखा उसकी अमीर बहन अल्पना का फोन था। हेलो अल्पना, कैसी है बहन? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा सुन, एक जरूरी बात बताने के लिए तुझे फोन किया है। कौन सी जरूरी बात? देख कितनी ठंड पड़ रही है। आज रात मैंने अपने घर में विंटर पार्टी रखी है। मेरी सोसाइटी की सभी औरतें और बच्चे पार्टी में आएंगे। हम बोन फायर करेंगे और वहीं बैठकर खाना खाएंगे। तू जरूर आना और बंटी को भी ले आना। लेकिन अल्पना, मेरा आना अभी तय नहीं है। कल्पना, तू कितनी कंजूस है। अरे, अपनी बहन से मिलने के लिए थोड़े से पैसे नहीं खर्च कर सकती? ऑटो रिक्शा में थोड़ा सा पेट्रोल ही तो भरवाना पड़ेगा। इधर बंटी भी मौसी के घर विंटर पार्टी की बात सुनकर वहां जाने की जिद करने लगा। माँ, चलो ना मौसी के घर, मेरी स्कूल की छुट्टियां हैं, तुम कहीं घुमाने नहीं ले गई। मौसी के घर पर ही एंजॉय कर लूंगा ना। ठीक है अल्पना, मैं पार्टी में आ जाऊंगी। इतना कहकर कल्पना फोन रख देती है। लेकिन कल्पना को पता था कि जब वो राघव के ऑटो रिक्शा में बैठकर अल्पना के घर जाएगी तो अल्पना उसका कितना मजाक उड़ाएगी। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका था। लेकिन बंटी के बार बार जिद करने पर कल्पना अपनी अमीर बहन अल्पना के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। शाम को जब राघव काम से घर लौटता है तो कल्पना उसे विंटर पार्टी वाली बात बताती है। कल्पना, आज कोई सवारी नहीं मिली। आज मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऑटो में थोड़ा पेट्रोल तो है, लेकिन वो मैंने कल के लिए बचा कर रखा है। कोई बात नहीं बंटी के बाबा, मेरा तो वैसे भी पार्टी में जाने का मन नहीं था। माता पिता की बात सुनकर बंटी ने रोना धोना शुरू कर दिया और पार्टी में जाने की जिद करने लगा। कल्पना, मेरे ख्याल से तुम्हें पार्टी में अपनी बहन के घर जरूर जाना चाहिए। चलो, मैं तुम लोगों को वहां छोड़ देता हूँ। लेकिन कल आप काम पर कैसे जाएंगे? कल के लिए कुछ इंतजाम हो जाएगा, उसकी फिक्र तुम मत करो। पार्टी में बंटी का दिल बहल जाएगा। कल्पना और बंटी तैयार होकर ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और राघव उन्हें अल्पना के घर छोड़ देता है। अल्पना का घर एक आलीशान बंगला था। उसके पति काफी रईस थे। कल्पना जब ऑटो रिक्शा से उतरकर अल्पना के बंगले में जाने लगती है तो पार्टी में आए मेहमान उसे अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। वे कल्पना और बंटी के सस्ते कपड़े देखकर मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। इधर राघव बंगले के बाहर ऑटो लेकर खड़ा था। वहां उसे कुछ सवारियां मिल जाती हैं और उसकी कमाई हो जाती है। इधर पार्टी में, अरे कल्पना, राघव को कहाँ छोड़ दिया? वो बंगले के बाहर ही हैं। चलो अच्छा किया उन्हें बाहर छोड़ाई, इसी बहाने उन्हें सवारियां मिल जाएंगी। वैसे भी इतनी ठंड में उनकी कमाई कहाँ हो पाती होगी। सबके सामने अल्पना का इस तरह से कहना कल्पना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सभी लोग घर के बाहर लॉन में बैठे थे जहाँ बॉन फायर हो रहा था। बंटी अल्पना के बेटे विकी के साथ खेल रहा था। खाने पीने का दौर शुरू हो गया था। तभी कल्पना ने अल्पना से कहा, अल्पना, अगले हफ्ते मकर संक्रांति का त्योहार है, क्या तू गंगा स्नान के लिए चलेगी? क्या कल्पना, तू अभी भी इन सब बातों पर विश्वास करती है? गंगा स्नान, और वो भी इतनी ठंड में? अल्पना, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करके जरूरतमंदों के बीच दान भी करना चाहिए। ओह कम ऑन कल्पना, तू अभी भी 7 जन्मों पर यकीन करती है? अरे जो जिंदगी है सो आज है, कल किसने देखा, पता नहीं 7 जन्म होते भी है या नहीं। मैं ये सब नहीं मानती। और रही बात जरूरतमंद को दान करने की, तो मैं तुझे कुछ दान में दे दूंगी। ऐसा कहकर अल्पना जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी कल्पना के दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। उससे पार्टी में कुछ खाया भी नहीं गया। बंटी का हाथ पकड़कर वो बंगले से बाहर आ गई। बाहर राघव उसका इंतजार कर रहा था। तीनों ऑटो पर बैठकर घर आ जाते हैं। घर आकर कल्पना फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है कल्पना? मैंने कहा था ना कि मेरा वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है।
फिर कल्पना ने राघव को वो सब बताया जो अल्पना ने उससे कहा। तुम दिल छोटा मत करो कल्पना, उसे अपनी अमीरी के घमंड में रहने दो, लेकिन तुम अपना कर्तव्य मत भूलना, मकर संक्रांति अच्छे से मनाना। और हाँ, तुम जब पार्टी में थी तब मुझे कुछ सवारियां मिल गईं और मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी हो गई। ये लो 300 रुपए, मकर संक्रांति पर तुम्हारे काम आएंगे। कल्पना खुशी खुशी वो पैसे रख लेती है। दूसरे दिन वो थोड़े काले तिल और गुड़ खरीद कर लाती है और तिल के लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में गुड़ गर्म करने लगती है। माँ, ये तुम क्या बना रही हो? बंटी बेटा, मैं काले तिल के लड्डू बनाऊंगी। काले तिल के लड्डू? हाँ बंटी बेटा, अगले हफ्ते मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। उस दिन काले तिल के लड्डू दान करने चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। लेकिन मकर संक्रांति पर काले तिल के लड्डू ही क्यों खाते हैं, जबकि बाजार में इतनी सारी मिठाइयाँ हैं? बंटी बेटा, काले तिल शनिदेव को बहुत पसंद है और गुड़ सूर्य भगवान को। इन दोनों को मिलाकर लड्डू बनाने से शनि और सूर्य के बीच संबंध अच्छे होते हैं, जिसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसलिए इस दिन काले तिल के लड्डू बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद लड्डू को दान भी करना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। अच्छा, तो लड्डू बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। बंटी और कल्पना दोनों मिलकर काले तिल के लड्डू बनाने लगते हैं। तभी राघव अपना ऑटो किसी तरह घसीटता हुआ घर आता है। आवाज सुनकर कल्पना और बंटी घर के बाहर आते हैं। कल्पना ने देखा कि राघव को काफी चोटें आई थी और ऑटो भी खराब हालत में था। ये क्या हो गया बंटी के बाबा? एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी जिसमें ऑटो टूट गया। वो भला आदमी था, उसने अस्पताल ले जाकर मेरी मरहम पट्टी करवा दी। ऑटो ठीक करने के लिए पैसे भी दे रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कोहरा ही इतना घना है कि सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं, सूर्य देवता सब ठीक करेंगे। उस दिन से राघव काम पर नहीं जा रहा था क्योंकि ऑटो ठीक करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इधर कल्पना मकर संक्रांति के दिन का इंतजार करने लगी। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह वो गंगा स्नान के लिए निकल पड़ी। उसने अपने पास थोड़ा सा चूड़ा, गुड़ और काले तिल के लड्डू रख लिए। गंगा नदी पहुंचकर उसने वहां स्नान किया और भगवान सूर्य की आराधना की। उसने भगवान सूर्य को चूड़ा, गुड़ और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाया। उधर अल्पना ने मकर संक्रांति पर न तो गंगा स्नान किया और न ही भगवान सूर्य की आराधना की। पूजा के बाद घर जाने के लिए जैसे ही कल्पना घाट से बाहर आई, उसके सामने एक फटे हाल में भिखारी खड़ा था। कल्पना ने भिखारी को काले तिल के लड्डू और कुछ पैसे दिए। जैसे ही कल्पना ने भिखारी को दान दिया, भिखारी के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और वहां पर सूर्यदेव प्रकट हो गए। कल्पना ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया। पुत्री कल्पना, तुमने पूरे विधि विधान से मकर संक्रांति की पूजा की है। आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आपकी सदा जय हो सूर्यदेव। मैं जानती हूँ मेरी बहन अल्पना ने मकर संक्रांति की पूजा नहीं की होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे भी उतना ही फल मिले जितना मकर संक्रांति की पूजा करने वालों को मिलता है। तथास्तु कल्पना, तुम्हारा कल्याण हो। सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कल्पना जब घर पहुंची तो उसने देखा कि राघव बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसका ऑटो भी ठीक हो गया था और उसका घर रुपए, पैसों, सोने चांदी से भरा हुआ था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से अब कल्पना अल्पना से भी ज्यादा अमीर हो गई थी।